उस रात फिर से दोनों साथ सोए। जी टिंगयू इतना ड्रंक था कि खुद चल भी नहीं पा रहा था। तो हेजाओ ने बिना कुछ बोले उसको पूरा हैंडल किया। बाथरूम में पानी चलाया, उसकी बैक रब की, हैंड्स फीट जॉइंट्स सब जेंटली मसाज किए। और जी टिंगयू बस टब के एज पर चीक टिकाए बैठा था, हाफ स्लीपी, टॉवेल उसके हेड पर बंद की तरह बंधा हुआ, पूरा का पूरा एक स्लीपी किटन वाइब। शॉवर के बाद हेजाओ ने उसे उठाया और केयरफुली बेड पे रखा, फिर खुद शॉवर लेने चला गया। जी टिंगयू ने ट्राई किया कि कैट फॉर्म में आ जाऊं, स्लीपिंग बैग में घुस जाऊं, पर रुक गया। उसे याद आया कि डिफरेंशिएशन पीरियड तो कब का ख़त्म हो गया। अब फिर से किटन बनना थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था। तो वो ह्यूमन फॉर्म में ही बेड के हेड पर लीन करके क्वाइटली वेट करने लगा। पर वेट करते करते बोर हो गया, तो पॉकेट से एक छोटा सा स्टोन निकाला और उस पर कार्विंग स्टार्ट कर दी। टक टक टक, नाइफ की हल्की आवाज़ रूम में इको होने लगी। तभी हे जाओ शॉवर करके बाहर आया, वेट हेयर, कैजुअल्स और आंखों में वही फोकस। उसने पूछा, ये क्या बना रहे हो? जी टिंगयू ने कैजुअली वो स्टोन दिखाया जो अब स्मूथ और ट्रांसलूसेंट हो गया था, और उस पर नीटली 2 लाइंस कार्व थीं। स्प्रिंग 2018, नेविले विंड ब्रेक, बैटलफील्ड हंटर्स अटैक, नैरो एस्केप, हे जाओ से मुलाकात, ब्लू आइज वाला छोटा वुल्फ, साइलेंस। हे जाओ फ्रीज हो गया, आंखें वाइड, जैसे कुछ समझ के भी बिलीव नहीं हो रहा। ये क्या है? उसने ऑलमोस्ट झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या मतलब क्या क्या है? जी टिंगयू ने कैजुअली बोला, स्टोन है। हेजाओ का वॉइस अनस्टेबल हो गया। बोला, मुझे पता है कि स्टोन है, पर तुम इस पे लिखते क्यों हो? तुम्हारे सारे स्टोन्स पे ऐसे ही लिखा होता है क्या? जी टिंगयू ने ब्लिंक किया, थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास और भी स्टोन्स हैं? क्या तुमने मेरा कैबिनेट देखा? विदाउट थिंकिंग उसने बेड साइड ड्रॉर खोला, वहाँ से एक बड़ा ग्लास जार निकाला जो पूरा भरा हुआ था पेबल से। जी टिंगयू कैजुअली वो नया वाला पेबल उसमें ऐड करने जा रहा था। वो नॉर्मल था, बिल्कुल कैजुअल, पर हेजाओ बिल्कुल नहीं। जैसे ही जी टिंगयू ने न्यू स्टोन डालने के लिए जार उठाया, क्रैश! हेजाओ ने जार पकड़ लिया और सारे स्टोन्स बेड पर गिरा दिए। अरे संभाल के, केयरफुल! जी टिंगयू पैनिक हो गया, बोला, अरे टूट जाएंगे ना। पर हेजाओ सुन ही नहीं रहा था। उसका हाथ हल्का सा ट्रेंबल कर रहा था। वो एक एक स्टोन उठाता, देखता, फिर नेक्स्ट। उसका फेस कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो, जैसे कोई सिस्टम कोलैप्स हो गया हो। आंखें वाइड, ब्रीथिंग अनइवन। पहला स्टोन उसने उठाया, उस पे लिखा था विंटर 2011, कानोमान, हाफ मंथ बैटल, 792 कैजुअलिटीज, 55 रेस्क्यूड, नारा का गिफ्ट। हेजाओ ने नेक्स्ट स्टोन उठाया, समर 2012, एवियन, 1 वीन बैटल, 135 कैजुअलिटीज, 0 रेस्क्यूड, सेल्फ रिपेयर्ड। थर्ड स्टोन, स्प्रिंग 2014, यॉर्क सैक अर्थक्वेक, 73 कैजुअलिटीज, 25 रेस्क्यूड, डाना का गिफ्ट। फोर्थ स्टोन, ऑटम 2017, ब्राउन ट्री ब्रिज कोलैप्स, 44 डेड, 14 इंजर्ड, सर्वाइवल पिक द फ्रैगमेंट्स देमसेल्व्स। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, स्टोन आफ्टर स्टोन, और हर एक पेबल के अंदर एक बैटलफील्ड था, एक ट्रेजेडी थी, एक मेमोरी थी। बेड पे बिखरे हुए वो छोटे स्टोन्स सडनली नॉर्मल पेबल्स नहीं लग रहे थे, वो जी टिंगयू की पूरी लाइफ लग रहे थे। 25 स्टोन्स, 25 मेमोरीज, 25 बैटलफील्ड्स, 25 टाइम्स डेथ के सामने खड़े रहना। हर एक स्टोन में किसी का रेस्क्यू, किसी का डेथ टोल, किसी का सैक्रिफाइस, और बीच में जी टिंगयू खुद, जैसे किसी ने पूरी जिंदगी का को कंप्रेस करके एक जार में भर दिया हो। हे जाओ के हाथ ट्रेंबल करने लगे, चेस्ट टाइटन हो गई, सांस अनइवन। उसने एक और स्टैंड उठाया, फिर एक और। उसका फेस कंप्लीटली शेकन, जैसे अंदर से कुछ कोलैप्स हो रहा हो। उसकी वॉइस हैवी हो गई,
उसने पूछा, ये सब क्या है? तुम क्या रिकॉर्ड कर रहे हो इनमें? जी टिंग्यू कंफ्यूज्ड हो गया। बोला, बस कुछ नंबर्स ही तो हैं। हे जाओ अचानक ज़ोर से बोल पड़ा, जियायू। फिर इमीडिएटली रिग्रेट हुआ, खुद को कंट्रोल किया। लिप्स स्टिफ हो गए, वॉइस क्रैक होने लगी। बोला, मुझे क्लियरली बताओ, ये स्टोन्स तुम्हारे लिए क्या मीनिंग रखते हैं? रूम क्वाइट हो गया। जी टिंग्यू ने ब्लिंक किया, चुप हो गया। शोल्डर्स धीरे से स्लम हो गए और फिर वो सॉफ्टली बोला, शायद ये प्रूफ है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। साइलेंस। जी टिंग्यू यूजुअली इतने सीरियस टोन में बात नहीं करता था, पर इस बार हर वर्ड केयरफुली निकला। वो बोला, मैं कभी कभी सोचता था कि अगर मेरी लाइफ में कोई अचीवमेंट ही ना बचे, अगर जो कुछ भी मैंने किया वो सब इरेज हो गया, तो 100 ईयर्स बाद मेरा एपिटाफ क्या बोलेगा? कैसे प्रूफ होगा कि मेरे भी आइडियल्स थे, कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया था? उसने एक स्टोन उठाया, फिंगर टिप्स उस कार्व टेक्स्ट पर सॉफ्टली रब किए, फिर सॉफ्टली स्माइल किया, बिल्कुल एक यंग बॉय जैसा। फिर बोला, फिर मैंने ये स्टोन्स रखने स्टार्ट किए। इवन इफ़ नोबडी रिमेंबर्स, मेरे फुटस्टेप्स याद रखेंगे ना कि मैं काउंटलेस बार अर्थ के वाउंड्स के अंदर गया था और वॉर के स्कार्स एक्सपोज किए थे। उसने शाइली स्माइल करते हुए कहा, ये मेरी लाइफ के सबसे प्राउड 7 ईयर्स हैं। और उस सेकेंड हे जाओ का ब्लड लिटरली फ्रीज हो गया। वो टूट गया कंप्लीटली, क्योंकि जी टिंग्यू सच बोल रहा था। प्रीवियस लाइफ में सब कुछ सच में इरेज हो गया था। जी टिंग्यू के रिपोर्ट से उसका नाम हटा दिया गया था, उसकी फुटेज रिप्लेस कर दी गई थी, उसकी अचीवमेंट किसी एनोनिमस कोड नेम के नीचे डाल दी गई थी। जी टिंग्यू जैसे वो कभी था ही नहीं। और सबसे क्रूएल बात, नेविले स्नोफील्ड, जहाँ उसने 7 साल दिए, वहाँ भी कोई उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। उसके आइडियाज़, उसकी एम्बिशंस, उसकी ब्रेवरी सब क्वाइटली डिलीट कर दिए गए। हेज़ाओ को ये समझ नहीं आया कि सीरियस इलनेस की वजह से उसका बॉडी और माइंड दोनों टूट चुके थे। आखिर इतनी सारी पेन और सफरिंग के अगेंस्ट खुद को वो कैसे संभाला होगा उसने? और हेज़ाओ 3 साल तक उसके साथ रहने के बाद भी इन स्टोन्स का मीनिंग नहीं समझ पाया था। उसको सिर्फ इतना याद था कि जी टिंग्यू मरने से पहले एक टाइनी कॉफिन बनवा रहा था, एक शू बॉक्स जितना कॉफिन, 2 टाइनी होल्स के साथ। एक में कैट फिट हो सकती थी और दूसरे में ये ग्लास बॉटल। उसने जी टिंगलान से कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे और मेरे स्टोन्स को नेवी के सबसे ऊंचे स्नो माउंटेन पे दफनाना। तब हे जाओ कंफ्यूज हुआ था कि वो इन स्टोन्स को अपना बरियल कंपेनियन क्यों बनाना चाहता है। आज उसे फाइनली समझ आया, क्योंकि वो स्टोन्स सिर्फ स्टोन्स नहीं थे, ये जी टिंग्यू की बची हुई लाइफ थी, उसके आइडियल्स का प्रूफ, उसके एग्जिस्टेंस का एविडेंस। और अगर एक दिन दुनिया उसका नाम मिटा भी देती, तो कम से कम ये स्टोन्स बोलते कि यस, जी टिंग्यू एग्जिस्टेड। और सबसे क्रूएल बात, हे जाओ दोनों प्रोमिसेस भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जी टिंग्यू खुद अपने दोनों विशेस में से एक भी फुलफिल नहीं कर पाया। ना उसका बॉडी उस स्नो माउंटेन तक पहुंचा, ना उसके स्टोन्स उसके साथ दफन हुए। उसका बॉडी उस वार जोन में जल गया था, उसी जगह जहां उसने अपनी पूरी लाइफ फाइट की थी। और वो स्टोन्स जो उसकी पूरी लाइफ का प्रूफ थे, जो उसके 7 ईयर्स के स्ट्रगल के विटनेस थे, वो हे जाओ ने खुद अपने रिलेटिव के एक स्पॉइल बच्चे को दे दिए थे, उस टाइम जब जी टिंग्यू सबसे ज़्यादा सिक था। इसीलिए फाइनली नेविले के हाईएस्ट स्नोई माउंटेन पे जो दफन हुआ, वो जी टिंग्यू नहीं था, सिर्फ बर्न कैट फर का एक टाइनी बॉल और एक एम्प्टी बॉटल। हे जाओ को सब याद था, बिल्कुल क्लियरली। जी टिंग्यू के डेथ से एग्जैक्टली 1 मंथ पहले। उस दिन बाहर बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा था और अब तक उनका रिलेशन इतना ख़राब हो चुका था कि दोनों एक ही रूफ के नीचे प्रॉपरली रह भी नहीं पाते थे। जी टिंग्यू बस हे जाओ को देखते ही एक्सप्लोड हो जाता, वो चीज़ें तोड़ता,
ग्लास, बुक्स, जो हाथ में आए वो, जैसे सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही उसके लिए अनबियरेबल हो। और वियर्ड पार्ट, जब हेज़ाओ अराउंड नहीं होता तब वो कंपैरेटिवली काम होता। इसीलिए हेज़ाओ ऑलमोस्ट परमानेंटली ही कंपनी में रहने लगा। उसने काम में खुद को दबा दिया, हाफ टाइम अब्रॉड रहने लगा, बस घर कम आता। और उस दिन भी वो सडनली ही घर वापस आया था, कुछ अर्जेंट काम था। और उसने स्पेशली वेट किया, सोचा कि जी टिंग्यू सो रहा होगा। पर अनलकीली जी टिंग्यू उस दिन जल्दी उठ गया था। स्टडी के बाहर दोनों डायरेक्टली फेस टू फेस आ गए और वो एक्सप्रेशन हे जाओ आज तक भूल नहीं पाया था। जी टिंग्यू की आंखें इंस्टेंटली वाइड हो गईं, ईयर्स बाहर, टेल बाहर और पूरा बॉडी पैनिक मोड में। और बिना कुछ बोले उसने शेल्फ पे रखे सारे ग्लास डेकोरेशन नीचे गिरा दिए। क्रैश! हे जाओ वहीं फ्रीज, नीचे शैटर्ड ग्लास और सामने ट्रेमलिंग जी टिंग्यू, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। और उस मोमेंट में उसको सिर्फ एब्सर्ड लगा। उसका टेम्पर भी क्रैक हो गया। बोला, मैं तुम्हें मार रहा हूँ क्या? या मैं तुम्हारी नज़र में कोई रेपिस्ट हूँ? अगर तुम नहीं चाहते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर फोर्स करूँगा? जी टिंग्यू कंटिन्यूसली हेड शेक कर रहा था। उसकी वॉइस ट्रेमलिंग थी। बोला, मत आओ, डोंट कम नियर मी। हेजाओ का टेम्पर भी फाइनली ब्रेक हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया कि जी टिंग्यू उससे इतना हेट करता है। और गुस्से में उसने वो लाइन बोल दी कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम ही चाहिए, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। बाहर 1000 लोग हैं, तुमसे प्रिटियर, स्मार्टर, मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत। सेंटेंस ख़त्म होते ही रिग्रेट, इंस्टेंट रिग्रेट, बिकॉज सामने जी टिंग्यू का फेस कम्प्लीटली वाइट हो गया था। इवन दो वो हेजाओ को सपोजिटली हेट करता था, फिर भी ये वर्ड सुनकर उसको हर्ट हुआ। उसके लिप्स ट्रेम्बल हुए और बिना आवाज़ के टीयर्स गिरने लगे। हेजाओ का चेस्ट टाइटन हो गया। उसे इंस्टेंटली रिग्रेट हो रहा था, पर अब जो बोल दिया था वो वापस नहीं आ सकता था, तो वो बस मुड़ गया। तभी पीछे से एक वीक सी वॉइस आई, वेट। हेजाओ रुक गया। जी टिंग्यू उसे देख रहा था, बहुत केयरफुली, बहुत क्वाइटली। उसने धीरे से बोला, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? थोड़ी धूप देखनी है। उसकी टोन एग्जैक्टली किसी इम्प्रेजेंट इंसान जैसी थी, इतनी केयरफुल जिसे परमिशन मांग रहा हो। ही जाओ स्टर्न था। बोला, बाहर स्नो हो रही है, सन नहीं निकलेगा। फिर जी टिंग्यू सॉफ्टली बोला, मैं वेट कर लूँगा, शायद आ जाए थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर। हे जाओ ने ऑटोमेटिकली आंसर दिया। बोला, इम्पॉसिबल, रात तक स्नो चलेगी। उसने तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट से बचाना चाहा था, पर जी टिंग्यू ने उसको रिस्ट्रिक्शन समझ लिया। उसकी आईज की टाइनी सी लाइट स्लोली डिम हो गई, हॉलो, एम्प्टी। और उस मोमेंट में हे जाओ पैनिक कर गया। बोला, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जा सकते हो, मैं अरेंज करता हूँ। जी टिंग्यू इंस्टेंटली स्माइल कर देता है, बिल्कुल बच्चे जैसी खुशी। बोला, रियली, थैंक यू। हेजाओ लिटरली फ्लस्टर हो गया। उसने ऑकवर्डली नोट्स टच किया और उसके जाते ही इमीडिएटली फ़ोन निकाला। उसने अपने कज़न को कॉल किया था जो फिल्म कंपनी चलाता था, और उसने पूछा, क्या तू फेक सन बना सकता है? मुझे अभी चाहिए, सेटअप की सारी कॉस्ट मैं बियर कर लूँगा। और कज़न बेचारा वाइफ और बच्चों के साथ उसके यहाँ वेकेशन पे आ गया। और आयरनी देखो, जिस दिन हेजाओ डेस्परेटली सनलाइट अरेंज कर रहा था, उसी दिन फेट क्वाइटली कुछ और छीन रही थी। वो कज़न अपने फैमिली के साथ आया था। उसके स्पॉइल्ड ब्रैड चाइल्ड ने लिविंग रूम में स्टोन्स की बॉटल देख ली और इंस्टेंटली मुझे ये चाहिए कि रट लगा दी। और जब मना किया तो फ्लोर पे लेट के टैंट्रम स्टार्ट, किकिंग, क्राइंग, रोलिंग अराउंड। और हेजाओ उस वक्त बस एक चीज़ सोच रहा था कि बस जी टिंग्यू को थोड़ी धूप मिल जाए। उस वक्त उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था
कि जिस बॉटल को वो इतना कैजुअली दे देगा वो एक्चुअली जी टिंगयू की एंटायर एग्जिस्टेंस थी, उसकी लाइफ, उसका प्रूफ, उसका ग्रेव कंपेनियन। उस वक्त हे जाओ ऑलरेडी इरिटेटेड था और बच्चा कंटिन्यूअसली चिल्ला रहा था और उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे था कि जी टिंगयू के लिए लाइट बनाना। तो बिना सोचे उसने बॉटल दे दी, बस इतना कैजुअली, जैसे कोई ऑर्डिनरी डेकोरेशन हो। शाम को जी टिंगयू जब फाइनली वापस आया, उसके चीक्स पे थोड़ी वार्मथ थी। शायद फेक सनलाइट के नीचे वो काफ़ी देर बैठा था और शायद काफ़ी टाइम बाद वो जेन्युइनली थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। हे जाओ सीक्रेटली नर्वस था। उसने केयरफुली पूछा, क्या डिनर साथ में करोगे? उसकी टोन में रेयर केयरफुल एक्सपेक्टेशन थी, होप थी, पर जी टिंगयू ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नज़र डायरेक्टली गई लिविंग रूम टेबल पर रखी एम्प्टी बॉटल पे और उस सेकेंड उसका फेस वाइट हो गया। उसने पूछा, मेरे स्टोन्स कहाँ गए? हे जाओ का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फ्रीज, कंप्लीटली फ्रीज। उसके ब्रेन में सडनली लाउड बजिंग स्टार्ट हुई और लाइफ में पहली बार वो जेन्युइनली पैनिक हो गया। पैनिक, प्योर पैनिक। उसने बिना सोचे, बिना एक्सप्लेनेशन दिए कार की कीज उठाई, वेट फॉर मी बोल के डोर से बाहर भाग गया। एयरपोर्ट जाते हुए वो कंटिन्यूअसली कज़न को कॉल करता रहा, पर कैसे कैच करता? पूरा आफ्टरनून बीत चुका था। कज़न की फैमिली ऑलरेडी बीच पे पहुंच गई थी और वो स्पॉइल्ड ब्रैट स्टोन से खेल चुका था, बोर हो गया था और उन्हें सी में फेंक दिया था, जस्ट लाइक डैट। हे जाओ जब वापस आया बहुत लेट हो चुका था और मीनवाइल जी टिंगयू डाउनस्टेयर्स उसका क्वाइटली वेट कर रहा था। शायद उसको लगा कि हे जाओ बस लेने गया है। फाइनली वो नर्वस होके सर्वेंट्स के पास गया। हाथ में एम्प्टी बॉटल पकड़े उसने पूछा, एक्सक्यूज़ मी, अंदर जो स्टोन्स थे क्या देखे आपने? सर्वेंट कैजुअली बोला, हाँ, मास्टर ने यंग मास्टर को गिफ्ट कर दिए। जी टिंगयू ब्लिंक करने लगा, जैसे उसको समझ ही नहीं आया। बोला, पर वो मेरे थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सर्वेंट डायरेक्टली हंस पड़ा, कोल्ड, मॉकिंग। वो सर्वेंट बोली, मास्टर जी, बीमारी की वजह से स्टूपिड हो गए हो क्या? शादी के बाद आप और आपकी चीज़ें सब मास्टर की हुई ना, मेरे का क्या मतलब? जी टिंगयू वहीं चुप हो गया, सिर्फ सॉफ्टली बोला, सॉरी। सॉरी जैसे गलती उसकी हो। बस उसने फिर किसी से कुछ नहीं पूछा, ना आर्ग्यू किया, ना एक्सप्लेन। बस लिविंग रूम के सोफे पर कर्ल हो गया, एम्प्टी बॉटल को चेस्ट से हक किया हुआ, जैसे उसके अंदर अब भी कुछ बचा हो, जैसे वो लास्ट पीस हो उसकी साउल का। और सबसे पेनफुल पार्ट, घर में किसी को उस पर तरस भी नहीं आया। सर्वेंट्स ऑलरेडी उससे इरिटेटेड थे, पागल आउटसाइडर, प्रॉब्लमैटिक, मास्टर्स को भगाता रहता है। उनके लिए वो बस एक बर्डन था। जी टिंगयू ने फाइनली रियलाइज़ किया कि कोई हेल्प नहीं करेगा, तो वो क्वाइटली एटिक में गया, पुराने ड्रॉर्स खोले, एक ओल्ड फ़ोन निकाला जो शायद सालों से यूज़ नहीं हुआ था। उसने फ़ोन चार्ज किया, फिर कॉल करने से पहले डीप ब्रेथ ली, जैसे एक करज कलेक्ट कर रहा हो। कॉल कनेक्ट हुई और फर्स्ट लाइन हे जाओ की लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ थी। हे जाओ बस हेलो बोलने ही वाला था कि तभी सामने से वीक सी आवाज़ आई, सर, मैंने सुना आपने मेरे स्टोन यंग मास्टर को गिफ्ट कर दिए। उसकी वॉइस क्लमजी थी, केयरफुल थी, फ्लैटरिंग थी, जैसे वो अपनी ही चीज़ मांगने का हक डिज़र्व नहीं करता। मैं उसके लिए और गिफ्ट रिपेयर कर सकता हूँ सर, क्या आप मेरे स्टोन्स वापस कर देंगे? उसकी टोन इतनी क्लमजी थी, इतनी डेस्परेटली पोलाइट, जैसे कोई सर्वेंट अपने ओनर से भीख मांग रहा हो। हे जाओ का थ्रोट कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया, वो बोल ही नहीं पा रहा था। लॉन्ग साइलेंस के बाद फाइनली उसने सच बोल दिया। बोला, जियाओची, आई एम सॉरी, वो सी में खो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए और प्रिटियर स्टोन्स ला दूंगा। साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। हेजाओ को लगा कि जी टिंगयू गुस्सा हो गया, पर नेक्स्ट सेकेंड सामने से जो आवाज़ आई उसने हे जाओ को जिंदा दफन कर दिया।
जीटिंग यू बोला, क्या ये मेरी वजह से हुआ? क्या ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बाहर जाने की ज़िद की थी? आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा बाहर नहीं जाऊंगा। मैं ट्रीटमेंट प्रॉपरली लूँगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे स्टोन्स वापस कर दीजिए। उसकी वॉइस इतनी बुरी तरह ट्रैम्बल कर रही थी जैसे वो फ़ोन की दूसरी साइड से लिटरली शेक कर रहा हो। और हेज़ाओ उस मोमेंट पे फाइनली समझ गया, जी टिंग्यू उससे हेट नहीं करता था। ही वॉज स्कैर्ड ऑफ हिम, स्कैर्ड कि अगर वो गुड नहीं रहा तो उसकी लास्ट रिमेनिंग थिंग्स भी छीन ली जाएगी। जी टिंग्यू को लगता था कि उसको पनिशमेंट मिल रही है। स्टोन लूज होने का रीज़न उसका सन मांगना था। हेज़ाओ ऑलमोस्ट टूट गया। बोला, नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे हैं। मैंने बस लिविंग रूम में नहीं। जी टिंग्यू सडनली पैनिक हो गया, इतना पैनिक कि उसने डायरेक्टली हेज़ाओ की बात कट कर दी। बोला, आई डिडंट मीन इट। उसकी ब्रीदिंग टूट रही थी। बोला, मैंने बॉटल लिविंग रूम में इंटेंशनली जगह ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं छोड़ी थी। बस आज स्नो हुई थी ना, नेविले में बहुत टाइम से स्नो नहीं हुई थी। मैं बस स्टोन्स को स्नो दिखाना चाहता था, पर जब आप वापस आए मैं डर गया और मैं भूल गया। हेज़ाओ का हार्ट वायलेंटली ट्विस्ट हुआ। जी टिंग्यू की वॉइस कंप्लीटली ब्रेक हो रही थी। वो बोला, आई नो आई वॉज रॉन्ग, आई रियली नो। मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे स्टोन वापस दे दो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात, उसको खुद नहीं पता था कि उसकी गलती क्या थी। फिर भी वो कंटिन्यूसली अपोलोजाइज कर रहा था, जैसे किसी ने उसको ट्रेन किया हो कि एवरीथिंग बैड इज़ योर फॉल्ट। हेज़ाओ का थ्रोट लॉक हो गया। अब तो सॉरी कहना भी उसे यूजलेस लग रहा था। फाइनली उसने सच बोला कि स्टोन्स नहीं मिल सकते अब, समंदर उन्हें बहुत दूर ले गया है। साइलेंस। जी टिंग्यू की आंखें स्लोली एम्प्टी हो गई और फिर टीयर्स, एक के बाद एक, जैसे खून टपक रहा हो। बोला, बट आपने मेरी चीज़ किसी और को क्यों दे दी? आई हैव लेफ्ट नथिंग। मेरे पास लास्ट प्रूफ भी नहीं बचा। अब कोई मुझे याद नहीं रखेगा। और उस दिन के बाद जी टिंग्यू कभी एटिक से बाहर ही नहीं निकला। नेवर। उसका बॉडी रैपिडली थिन होने लगा, जैसे कोई प्लांट रूट से सड़ रहा हो। स्किन एंड बोन्स, बस शेल बचा था। हेज़ाओ क्लियरली देख रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर वो इस रियलाइजेशन से डर रहा था, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता कि मैंने उसे डिस्ट्रॉय किया, और वो हिम्मत उसमें नहीं थी। इसीलिए उसने खुद को कन्विंस किया कि सिर्फ कुछ स्टोन्स थे, कोई एडल्ट इतना कोलैप्स कैसे कर सकता है। पर ट्रुथ, जी टिंग्यू स्टोन्स के लिए नहीं टूट रहा था। वो टूट रहा था क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस दोबारा इरेज हो गई थी। हेज़ाओ ने काम छोड़ दिया, जी टिंग्यू के पास रहने लगा, फोर्सफुली उसे एक्टिक से नीचे शिफ्ट किया, उसके लिए नए स्टोन्स लाया, फिर जेम्स, पर्ल्स, जेड्स, एक्सपेंसिव ट्रेजर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स। पर जी टिंग्यू रिएक्शनलेस, बिल्कुल ब्लैंक। फाइनली हेज़ाओ भी एक्सप्लोड हो गया। उसने उसके शोल्डर्स पकड़ लिए और बोला, आई अपोलोजाइज्ड। मैं तुम्हारे लिए सी तक गया, आधे महीने तक ड्राइवर सर्च करवाए। इट्स इनफ, इट्स जस्ट सम ब्रोकन स्टोन्स, व्हाई आर यू मेकिंग सच अ फस? जी टिंग्यू बस उसको देख रहा था, ब्लैंकली। नो फियर, नो एंगर, नो ग्रीवेंस, कुछ भी नहीं, जैसे अंदर का उसका ह्यूमन पार्ट ऑलरेडी मर चुका हो। और उस मोमेंट फाइनली हेज़ाओ को असली डर फील हुआ, रियल फियर। वो इमीडिएटली नील डाउन कर गया, बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ ऐसे मत रहो, डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करूँगा, मैं तुम्हारे लिए और स्टोन्स कलेक्ट करूँगा, प्लीज़। उसकी वॉइस ऑलमोस्ट बेगिंग थी। और तब अनएक्सपेक्टेडली जी टिंग्यू ने स्माइल कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्नो माउंटेन वाला वो यंग जी टिंग्यू, ब्राइट, प्राउड, अलाइव।
उसने विंडो के बाहर स्नोई माउंटेन्स देखे और सॉफ्टली बोला, तुम्हें पता है, मैं पहले एक बहुत अच्छा वार करस्पॉन्डेंट था। हे जाओ का साउल उस लाइन से कट गया क्योंकि जी टिंगयू खुद को पास्ट टेंस में डिस्क्राइब कर रहा था, नॉट हूँ, था, बिकॉज वो सेंटेंस कोई प्राउड मेमोरी नहीं लग रहा था। इट साउंडेड लाइक किसी डेथ पर्सन का इंट्रोडक्शन। और सच में लेस देन 2 वीक्स लेटर जी टिंगयू सिस चला गया। उस फर्स्ट दिन से ही हे जाओ को अनईजी फीलिंग आ रही थी। कितनी फ़नी बात है ना कि जब लोग चले गए तब जाके हे जाओ को रियलाइज़ हुआ कि जिस इंसान को वो डीपली लव बोलता रहा उसे वो 3 साल तक प्रॉपरली समझ ही नहीं पाया। ना उसकी लोनलीनेस, ना उसका फियर, ना उसका पेन। 3 साल शादी के, और उसने कभी प्रॉपरली देखा ही नहीं कि जी टिंगयू एक्चुअली कैसे जीता था, क्या फील करता था, किस चीज़ से डरता था, किस चीज़ को ट्रेजर करता था। उस दिन हे जाओ ने फाइनली एटिक का वो लॉक डोर खोला, वही एटिक जहाँ जी टिंगयू खुद को हाइड करता था। हे जाओ डेस्परेटली कुछ ढूंढना चाहता था, कोई ट्रेस, कोई क्लू, कोई प्रूफ कि जी टिंगयू कभी हैप्पी भी था। पर रूम ऑलमोस्ट एम्प्टी था, ना कोई वार्मथ, ना लाइफ, बस बुक शेल्फ के टॉप कॉर्नर में बुक्स के पीछे केयरफुली छुपाई हुई वो एम्प्टी बॉटल, जिसे वो डर रहा हो कि कोई फिर से उसे छीन लेगा। हेजाओ ने बॉटल उठाई और नेक्स्ट सेकेंड उसका ब्रीदिंग स्टॉप हो गया क्योंकि अंदर स्टोन्स नहीं थे, मेडिसिन्स थी, बहुत सारी, सो मैनी मेडिसिन्स, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, शुगर कोटेड पिल्स, बिटर मेडिसिन्स। एक एक मेडिसिन केयरफुली बॉटल में डाली गई थी जिसे स्टोन्स रिप्लेस कर दिए गए हों। और तब हे जाओ को पहली बार समझ आया कि जी टिंगयू कितनी मेडिसिन्स लेता था, कितना क्वाइटली फाइट कर रहा था। वो मरना नहीं चाहता था, नेवर। अगर वो मरना चाहता तो स्नो फील्ड में ही गिव अप कर देता। एक आदमी जो बर्न्ड लेग के साथ भी क्रिमिनल्स को स्कैर करके लोगों को बचाता रहा, जो लिटरली डेथ से लड़ता रहा, वो सिर्फ डिप्रेशन की वजह से लाइफ नहीं छोड़ता। नहीं, उसके अंदर एक ब्रोकन बट स्टर्बन विल पावर थी। वो जेन्युइनली बेटर होना चाहता था। वो बाहर जाना चाहता था, सन देखना, स्नो फील करना। और फिर हे जाओ ने उसकी होप 2 बार तोड़ दी। फर्स्ट टाइम फेक सनलाइट दी, पर एक्सचेंज में उसकी एंटायर लाइफ का प्रूफ छीन लिया और फिर उसको प्रिटेंटियस बोला गया। सेकेंड टाइम सिस जाने से पहले हे जाओ उसके डेथ एक्सप्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, तो उसने उसे इंटेंशनली प्रोवोक किया, बोलते हुए कि मैं यंग मास्टर और लेडीज़ को घर बुला लूँगा, तुम्हारा मूड बेटर हो जाएगा। उसको लगा कि मे बी जेलेसी, मे बी एंगर, मे बी कोई रिएक्शन मिलेगा। और जी टिंगयू बहुत देर तक ब्लैंक उसको देखता रहा। फिर उसने सडनली स्माइल किया और बोला, मैं सिस जा रहा हूँ, 1 मंथ में वापस आ जाऊँगा, तब बात करेंगे। उस सेकेंड हेजाओ को लगा कि एवरीथिंग फाइनली नॉर्मल हो रहा है, तो उसने इमीडिएटली हाँ में नॉट किया और जी टिंगयू ने फिर से स्माइल किया। बिकॉज वो बहुत कम स्माइल करता था, इसीलिए उसकी हर स्माइल ब्लाइंडली ब्यूटीफुल लगती थी। और उस मोमेंट हे जाओ को फाइनली याद आया, यही वो तो बॉय था जिससे वो प्यार करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था। सडनली उसकी चेस्ट में टेरिफाइंग अनईजीनेस फील हो गई, जिसे अगर जी टिंगयू अब गया तो वो वापस नहीं आएगा। ही वॉन्टेड टू स्टॉप हिम, रियली स्टॉप हिम, पर जी टिंगयू ने बस क्वाइटली हेड लोअर किया। उसकी ड्राई येलोड लिटिल ईयर्स बाहर आए और उसने सॉफ्टली पूछा, सर आप मेरे ईयर्स टच करना चाहेंगे? सीन सडनली प्रेजेंट में वापस आ गया। हे जाओ, वेक अप। थर्ड कॉल पे फाइनली हे जाओ प्रेजेंट में वापस आ गया। उसने अपने हाथ में स्टोन्स इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि पाम कंप्लीटली रेड हो गई थी। जी टिंगयू जेन्युइनली पैनिक हो गया। फिर उसने रिलीफ से ब्रीथ लिया और बोला, ओ माय गॉड, तुमने तो डरा दिया, मुझे लगा कि गोस्ट पॉजेस कर गया है तुम्हें। पर फिर उसने प्रॉपरली हे जाओ को देखा और फ्रीज हो गया। उसकी ब्लू आइज अननेचुरली पेल हो चुकी थी
और कुछ सेकंड्स में रेड ब्लड वेसल्स स्प्रेड होने लगी, क्रॉसिंग, क्रैकिंग, जैसे कोई ब्लू जेमस्टोन अंदर से टूट रहा हो, जैसे कोई इंसान सडनली सारी लाइफ का रिग्रेट एक साथ फील कर रहा हो। रूम सडनली बहुत क्वाइट हो गया। जी टिंगयू कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो गया। एक इंसान ऐसी एक्सप्रेशन तब देता है जब उसने दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लूज़ कर दी हो। पर हेजाओ की आंखों में वो रिग्रेट थी, वो वाली ग्रीफ जो इंसान डेड बॉडी आइडेंटिफाई करते वक्त फील करता है। जी टिंगयू ने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम्हारी साउल ही खो गई हो? हे जाओ ने बस हेड शेक किया। फिर सडनली उसने जी टिंगयू को खींचकर अपनी आर्म्स में बांध लिया, टाइटली, टू टाइटली, जैसे अगर ग्रिप लूज हुई तो ये इंसान फिर से डिसअपियर हो जाएगा। जी टिंगयू का हाथ जैसे ही डायरेक्टली उसके चेस्ट से लगा, स्ट्रॉन्ग, वार्म, अलाइव, और हेजाओ ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया उस फीलिंग से। नथिंग, हेजाओ ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, बस लग रहा है कि तुम्हारा मेरे पास जिंदा होना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। जी टिंगयू तुरंत ऑकवर्डली हंसने लगा और बोला, वो, वाह, कितने सेंटिमेंटल हो तुम। फिर उसने डेलिब्रेटली टीज करते हुए पूछा, क्या तुम्हें कंफर्ट चाहिए, क्राई बेबी? हेजाओ ने इमीडिएटली आंसर दिया, बोला, तो कंफर्ट करो मुझे। उस टोन में कोई जोक नहीं था, बस डेस्परेशन थी। जी टिंगयू कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर धीरे से उसने अपना हेड झुकाया और उसके सॉफ्ट किटन ईयर्स एक्सपोज कर दिए और बोला, क्या मेरे ईयर्स टच करोगे? उस सेकंड हेजाओ कम्प्लीटली फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने उसके चेस्ट में नाइफ घुसा दिया हो। उसने आंखें टाइटली बंद कर ली और फाइनली वो टूट गया। साइलेंट टीयर्स बहने लगे, एक भी साउंड नहीं, बस उसके आर्म्स जी टिंगयू के वेस्ट के अराउंड वॉयलेंटली ट्रेम्बल कर रहे थे, जैसे वो किसी गोस्ट को हक कर रहा हो जो कभी भी वैनिश हो सकता है। फिर वो बोला, वाई, क्यों हर बार जब तुम मुझे कंफर्ट करते हो तब ईयर्स टच करने देते हो? जी टिंगयू ब्लिंक करता रह गया। एवरी टाइम? ये तो फर्स्ट टाइम था ना? पर हेजाओ ऐसे रो रहा था जैसे वो किसी इम्पॉसिबल रिग्रेट में डूब रहा हो। जी टिंगयू का हार्ट सडनली हैवी हो गया। उसने ऑकवर्डली फेस स्क्रैच किया, फिर धीरे से बोला, क्योंकि ये कैट्स का ओल्ड फैशन कोर्टशिप मेथड है। हम लाइफ में सिर्फ एक बार जिस इंसान को लाइक करते हैं ना, उसे अपने ईयर्स टच करने देते हैं। हेजाओ का ब्रीथिंग स्टॉप हो गया। कोर्टशिप, लाइकिंग समवन, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। और सडनली उसके दिमाग में प्रीवियस लाइफ का वो फाइनल सीन ब्लास्ट हुआ। स्नोफॉल, वीक जी टिंगयू, येलोड ईयर्स, सॉफ्ट वॉइस, सर क्या आप मेरे ईयर्स टच करना चाहेंगे? और हेजाओ उस वक्त समझा ही नहीं। उसने उसके ईयर्स टच नहीं किए। उसने सोचा था कि बाद में कर लूँगा, जब वो वापस आएगा तब प्रॉपरली हक करूँगा, प्रॉपरली लव करूँगा। पर जी टिंगयू कभी वापस ही नहीं आया। सिर्फ एक बर्न कॉप्स आई, एक चार्ड लिटिल किटन। और तब भी हेजाओ को सच समझ नहीं आया था। एक्चुअली उसने कब रियलाइज़ किया कि जी टिंगयू को इनडायरेक्टली उसने खुद मार दिया। आधे साल बाद, 6 months आफ्टर डेथ, एट्टी क्लीन करते वक्त उसको एक एम्प्टी कैप्सूल मिला था। उसके अंदर थोड़ा सा पेल येलो पाउडर स्टक था, एग्जैक्टली जी टिंगयू की मेडिसिन जैसा। उसे वियर्ड फीलिंग आई, इसीलिए उसने सारी मेडिसिन टेस्ट करवाई और तब उसे ट्रुथ पता चला। जी टिंगयू के एंटी डिप्रेसेंट्स न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन से टेम्पर्ड थे, स्लो पॉइजनिंग फॉर ईयर्स। जी टिंगयू जो डेस्परेटली सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, जो मेडिसिन प्रॉपरली ले रहा था, एक्चुअली हर डोज के साथ और मर रहा था। और सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, वो 4 सर्वेंट्स जो उसकी केयर करने के लिए रखे गए थे, उन्होंने 3 साल तक उससे अब्यूज़ किया। और ये सब कुछ उस एक्सीडेंट से स्टार्ट हुआ था, वही एक्सीडेंट जो जी टिंगयू के 27 साल की एज में हुआ। पर एग्जैक्टली क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। बस इतना पता था कि जब उसे चाइना वापस भेजा गया वो कम्प्लीटली बदल चुका था।
उसका टेम्परामेंट, उसकी पर्सनालिटी, उसकी आईज, सब कुछ। सिम्टम्स थे सीवियर ब्रेन इंजरी, मेमोरी लॉस और सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, प्रेस डिपार्टमेंट के आर्चिव से उस इंसिडेंट से रिलेटेड सारे क्लूज और जी टिंगयू का नाम तक इरेज कर दिया गया, जैसे वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बट इवन देन मास्टरमाइंड विलियम ने उसे छोड़ा नहीं। उसने 4 लोग जी टिंगयू के साथ चाइना भेजे। उस वक्त जी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी। जी टिंगलान, जी टिंगयू का बड़ा भाई, अब्रॉड कंट्रोल सिचुएशन में था और जी जाओकुआन फेम और बेनिफिट्स के लिए अपने सीरियसली इल डाइंग सन को डायरेक्टली हे जाओ को शादी में दे दिया था। बेसिकली उसने अपने बेटे को बेच दिया, एक डील की तरह। मीनवाइल विलियम के भेजे हुए वो 4 लोग डिस्गाइज होकर हे फैमिली में घुस गए। 2 सर्वेंट्स, एक कुक, एक गार्डनर, एफिशिएंट, पोलाइट, ऑब्जर्वेंट। इसलिए नेचुरली उन्हें हाउस में ही मेन हाउस में रख लिया गया, डायरेक्टली जी टिंगयू के पास। और उस दिन से जी टिंगयू का 3 साल का हेल ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। मेंटल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, स्लो पॉइजनिंग, आइसोलेशन और सबसे क्रूअल आयरनी, उन चारों का बिगेस्ट हेल्पर खुद हे जाओ बन गया। क्योंकि उसने ग्रैंड वेडिंग तो की पर जी टिंगयू को चेरिश नहीं किया। वेडिंग नाइट पर दोनों का फाइट हुआ और हे जाओ गुस्से में चला गया और उसी टाइम ओवरसीज बिजनेस में इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई। हे जाओ को इमीडिएटली अब्रॉड जाना पड़ा, आधे साल के लिए, पूरे 6 महीने। और ये टाइम उन लोगों के लिए इनफ था, इनफ टू सारी मेडिसिन को रिप्लेस करने के लिए, पॉइजन मिक्स करने के लिए और जी टिंगयू के दिमाग में फियर प्लान करने के लिए। डेली, स्लोली, केयरफुली वो रिपीटेडली उसके कान में बोलते, सर घर नहीं आते क्योंकि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, तुम एक ल्यूनाटिक हो। हे जाओ कल्चर्ड ओमेगास पसंद करता है। गुड ओमेगास डोंट ओवर रिएक्ट, गुड ओमेगास डोंट लूज कंट्रोल। और वो लोग परफेक्टली जानते थे कि जी टिंगयू डेस्परेटली चाहता था कि हे जाओ उसे सेव करे। और वो लोग ये भी जानते थे कि उसे फिजिकल कांटेक्ट से फियर होता है। तो उन्होंने डेलिबरेटली एक बीटा सर्वेंट भेजना स्टार्ट किया, कैजुअली, जो उसकी व्रिस्ट टच करता, शोल्डर टच करता, पास आता, रोज, रिपीटेडली। जी टिंगयू पैनिक सप्रेस करने की कोशिश करता। फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब अंदर प्रेशर कुकर की तरह जमता गया। जी टिंगयू वेंट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने रिएक्ट किया तो हे जाओ और हेट करेगा। बहुत दिनों तक वो साइलेंटली सब टॉलरेट करता रहा। फिर एग्जैक्टली उस दिन जब हे जाओ फाइनली आधे साल बाद घर वापस आया, बीटा सर्वेंट ने चांस देकर डायरेक्टली जी टिंगयू का व्रिस्ट पकड़ लिया और जी टिंगयू कंप्लीटली ब्रेक हो गया। सारा पेंट ऑफ फियर एक सेकंड में एक्सप्लोड हुआ। उसने इंस्टिंक्ट में बीटा को पुश किया। टेबल ओवरटर्न हो गई। सूप, वाइन सब स्प्लैश होकर डायरेक्टली हे जाओ के ट्राउजर्स पर गिरा और हे जाओ उस वक्त एक डायमंड ब्रूच होल्ड किए हुए था जो उसने स्पेशली जी टिंगयू के लिए बनवाया था, पर वो उसे कभी दे ही नहीं पाया। हे जाओ बिना खाना खाए डायरेक्टली चला गया और बस उस एक सीन ने सब कुछ और ख़राब कर दिया। अब सिर्फ जी टिंगयू नहीं, पूरे हाउस के सर्वेंट्स बिलीव करने लगे कि हे जाओ उससे डिस्कस करता है, बिकॉज किसी ने नहीं देखा था कि बीटा सर्वेंट ने पहले उसका हैंड ग्रैब किया था। सबने सिर्फ ये देखा कि जी टिंगयू रैंडमली बस यूं ही वॉयलेंट हो गया। जी टिंगयू डेस्परेटली एक्सप्लेन करना चाहता था, पर उससे पहले ही बीटा सर्वेंट डायरेक्टली उसके सामने नील डाउन हो गया। ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, प्लीज़ मुझे मत निकालिए, मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, मेरा चाइल्ड सिक है। और इंस्टेंटली सिंपैथी उस सर्वेंट को मिल गई। एंड नाउ जी टिंगयू लुक्ड लाइक द विलन, बिकॉज हाउस के सारे सर्वेंट्स को ही अंडरस्टैंड करते ना। कोई भी जी टिंगयू के साइन पर नहीं खड़ा हुआ। जी टिंगयू कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। वो हिस्टेरिकली सर्वेलेंस चेक करने की डिमांड करने लगा। चेक द कैमराज, आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर नो रीज़न। पर तब उन चारों में से एक कुक आगे आया और लाउडली बोला, सो नाउ टचिंग द मास्टर एक्सीडेंटली इज़ अ क्राइम।
मास्टर जी ऑलरेडी मास्टर को ऑफेंड कर चुके हैं, अब क्या इस लड़के को फोर्स करके मरवाएंगे तब सेटिस्फाई होंगे। और सडनली एक एक करके सर्वेंट्स उसकी साइड लेने लगे, लाइन में खड़े हो गए जैसे वो जस्टिस के मैसेंजर्स हों। और तब सबकी आइज़ में जी टिंगयू एक विलन नहीं था, एक मैडमैन था। कोई सिंपैथी नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, सिर्फ डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट और जजमेंट। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट, इवेंचुअली जी टिंगयू खुद बिलीव करने लगा कि प्रॉब्लम उसी में है। उसने सबसे अपॉलॉजी मांगी, आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पर वो चार लोग उसे कभी ठीक होने ही नहीं देना चाहते थे। उस टेबल फ्लिपिंग इंसिडेंट वाली रात ही जैसे सब पहले से ही प्लान्ड हो। हे शिफैंग यानी हे जाओ के डैड ने फिर हे जाओ को अब्रॉड भेज दिया। रीज़न, कस्टम्स ने हे फैमिली के इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट में इलीगल कंटेंट डिटेक्ट किए थे, और अगर चार्जेस प्रूव हो जाते तो पूरी हे फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती थी। और हे जाओ के जाते ही वो चारों फिर स्टार्ट हो गए, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जी टिंगयू के क्रेजी एपिसोड्स रिक्रिएट करने लगे, हर बार केयरफुली, डेलिबरेटली, साइकोलॉजिकली। धीरे धीरे पूरे हाउस को लगने लगा कि जी टिंगयू सच में अनस्टेबल है, डेंजरस है, अनप्रिडिक्टेबल है, मैड है। और सबसे पेनफुल पार्ट, इवेंचुअली जी टिंगयू खुद भी बिलीव करने लगा कि वो सच में क्रेजी है। पर वो मैडमैन नहीं बनना चाहता था, इसीलिए उसने मेडिसिन्स और ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया, लाइक क्रेजी। और एग्जैक्टली यही उन चारों को चाहिए था, बिकॉज मेडिसिन्स ऑलरेडी पॉइजन थी। ड्रग्स उसका नर्वस सिस्टम और डिस्ट्रॉय कर रहा था, ब्लैकआउट्स, कोमा स्पेल्स, मेमोरी गैप्स। फिर एक सर्वेंट सीक्रेटली उसके रूम में घुसता, चीज़ें तोड़ता, अपना हाथ कट करता। और जब जी टिंगयू होश में आता, उसके सामने होता ब्रोकन रूम, ब्लड और मेस, और वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता। और तब सर्वेंट डायरेक्टली उसके सामने नील करके बोलता, आई एम सॉरी मास्टर जी, मैंने आपकी चीज़ें टच कर दी, प्लीज़ गुस्सा मत हो। जी टिंगयू को लिटरली कुछ समझ ही नहीं आता था। वो बस सर्वेंट की इंजुरीज देखता, फिर मैसी फ्लोर देखता, फिर खुद को, और बिना किसी प्रॉम्प्टिंग के ट्रेन डॉग की तरह ओबीडियंटली बोल देता, क्या मैं फिर क्रेजी हो गया था? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? सर्वेंट डेलिबरेटली हेड लोअर करते, बाकी सर्वेंट्स डिस्गस्ट से उसको देखते, और जी टिंगयू इंस्टेंटली समझ जाता कि मैं फिर प्रॉब्लम बन गया। तो वो और ज़्यादा डेस्परेटली अपोलोजाइज करता, मोर हम्बली, बहुत केयरफुली। और आयरनी देखो, इंजर्ड सर्वेंट ही सबसे ज़्यादा काइंड एक्ट करता। उसने जी टिंगयू को ब्लेम भी नहीं किया, इंस्टेड उसके लिए एक बड़ा बाउल टॉनिक सूप का बनाया, और उस सूप में कैटनिप मिक्स था, वही चीज़ जिससे जी टिंगयू एलर्जिक था। पर जी टिंगयू वो सूप रिफ्यूज़ भी नहीं कर सका, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी इम्प्लांट हो चुका था कि आई एम ट्रबलसम, आई अनॉय एवरीवन, आई क्रिएट प्रॉब्लम्स, आई शुडंट बी डिफ़िकल्ट। सो हंग्री किटन क्वाइटली सूप रूम में ले गया, और डिनर की जगह कप आफ्टर कप बॉइल्ड वाटर पीता रहा, सिर्फ स्टमक फिल करने के लिए। और एटिक में माउस की तरह छुप कर बैठ गया, बस ये होप करके कि कल लंच में कुछ मिल जाएगा खाने। पर नेक्स्ट मॉर्निंग उसने जब आंखें खोली, और फिर वही मैस उससे वेट कर रहा था, और इस बार वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। उसने खुद को स्लैप करना स्टार्ट कर दिया, अगेन अगेन एंड अगेन। वाई डिड आई डू इट अगेन? मैं सिर्फ सबको ट्रबल क्यों देता हूँ? मैं स्लीप में भी कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? वो जेन्युइनली बिलीव करने लगा था कि ही वॉज हर्टिंग एवरीवन। और सबसे पेनफुल पार्ट, ही डिडंट वांट टू बिकम लाइक दिस। वो हेल्प मांगना चाहता था डेस्परेटली, पर रूम में सिर्फ सोर एयर थी, डार्कनेस था और क्लोज्ड कर्टन्स, और बाहर कोल्ड सर्वेंट्स इन डिफरेंट फेसेस। कोई हेल्प नहीं करता, कोई रूम में नहीं आता। तो जी टिंगयू हैवी कर्टन्स के पीछे छुपकर रोता था, इतना क्वाइटली कि साउंड भी ना आए। और इस पॉइंट तक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुकी थी। जी टिंगयू अब ऑलमोस्ट रियल मैडमैन जैसे लगता था, संकन फेस, ड्राई टैंगल्ड हेयर, वीक बॉडी, हॉलो आइज। द वंस प्राउड जीनियस
जो स्नो फील्ड्स में शाइन करता था, जो फियरलेस फाइट करस्पॉन्डेंट था, जो दुनिया बचाने निकला था, अब एक डॉन फ्लैग बन चुका था, फुल ऑफ होल्स। उसका कनेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्लीटली कट हो गया। कोई सर्वेंट उसका केयर नहीं करता था, कोई उसके एटिक डोर पर फूड तक नहीं लाता था। सबको फियर था कि कहीं वो फिर क्रेजी ना हो जाए। सिर्फ वो 4 गुड पीपल अब भी उसके पास आते थे, उसकी केयर करते थे, उसको ब्लेम नहीं करते थे, इवन आफ्टर ही हर्ट देम। और इसी वजह से जी टिंग्यू साइमल्टेनियसली उनसे ग्रेटफुल भी था और टेरिफाइड भी। जी टिंग्यू को हर बार सेम टेरर फील होता था जब वो 3 लोग एक साथ रूम में एंटर करते, बिग बेलिड शेफ, काइंड लुकिंग सर्वेंट और वो बेबी फेस्ड गार्डनर। सब क्वाइटली अंदर आते, फिर उसके बेड के अराउंड खड़े हो जाते और स्माइल करते। पर वो स्माइल नॉर्मल वाली स्माइल नहीं, उनके लिप्स क्लाउन की तरह स्ट्रेच्ड होते, टीथ विजिबल, लेकिन आंखें कंप्लीटली डेड, ब्लैक होल। जी टिंग्यू का बॉडी इंस्टेंटली ट्रम्बल करने लगता, स्वेट, फियर, शेकिंग, जैसे कोई अब्यूज किटन जो इतना टॉर्चर हो चुका हो कि अब रजिस्ट करना भी भूल गया हो। वो मूव तक नहीं करता, बस ट्रेमलिंग वॉइस में बोलता, क्या मैं फिर क्रेजी हो गया? आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। बेबी फेस गार्डनर सॉफ्टली हंसता फिर बोलता, और कितनी बार सेम प्रॉमिस करोगे? तुम हर बार सेम मिस्टेक रिपीट करते हो, कितने यूजलेस हो तुम। फिर शेफ कामली पूछता, डिडंट यू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम अगेन? जी टिंग्यू इंस्टेंटली पैनिक कर जाता, उसकी आईज हॉरर से वाइडन हो जाती और वो बोलता, आई एट इट, आई रियली एट इट, मैंने बहुत मेडिसिन ली, सब कुछ खा लिया। वो डेस्परेटली एक्सप्लेन कर रहा था, पर सर्वेंट ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, तुमने मेडिसिन फेंक दी ना फ्लावर पॉट में। दूसरा सर्वेंट इमीडिएटली प्रिटेंड करता सर्च करने का, फिर डेलिबरेटली बोलता, हाँ देखो यहाँ है। उसने मड का टाइनी पीस निकाला और डायरेक्टली जी टिंग्यू के माउथ में शोव कर दिया। जी टिंग्यू इंस्टेंटली हेड टर्न करके हाइड करने लगा, पर शेफ ने उसको स्लैप करके वापस फोर्स कर दिया। गार्डनर ने व्रिस्ट पकड़ ली और बस उस सेकंड जी टिंग्यू कंप्लीटली ब्रेक हो गया। फिजिकल कांटेक्ट उसके लिए अब नाइटमेयर बन चुका था। स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंस्टेंटली एक्सप्लोड हुआ और इस बार पहले से भी वर्स, मच वर्स। उसकी स्क्रीम्स रूम के बाहर इको करने लगी। उसकी क्राइज इतनी श्रिल थी कि ऑलमोस्ट ह्यूमन ही नहीं लग रही थी, जैसे कोई कैट अलाइव टॉर्चर हो रही हो। और उसकी आईज ब्लड टीयर्स से फिल हो गई, रेड टीयर्स मिक्स्ड विथ एक्चुअल ब्लड, चीक्स पे क्रिस क्रॉस लाइंस में फ्लो करते हुए, जैसे किसी ने नाइफ के वाउंड्स कट कर दिए हों। इवन देन जी टिंग्यू सर्वाइव करना चाहता था। इवन नाउ, इवन आफ्टर ऑल दिस, उसने डेस्परेटली फेरोमोन्स रिलीज किए, प्योर फोर्स के साथ, पूरे फियर के साथ। पर उसका बॉडी ऑलरेडी टू वीक था, नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट ब्रोकन था। फिर भी उसने फाइट किया, पर उस टाइम तक वो इतना वीक हो चुका था कि उन चारों के लेग्स कुछ सेकंड के लिए ही वो वीक कर सका, बस कुछ सेकंड्स, और उतना इनफ नहीं था एस्केप करने के लिए। जी टिंग्यू क्रॉल करते हुए डोर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तब आउटसाइड से कार इंजन की साउंड आई। जी टिंग्यू सडनली फ्रीज हो गया, उसके ईयर्स इंस्टेंटली स्टैंड हो गए। हे जाओ की कार, हे जाओ आ गया। दैट साउंड वॉज होप, प्योर साल्वेशन। उस सेकेंड उसके होपलेस आईज में सडनली लाइट आ गई, जैसे ड्राउनिंग पर्सन को शोर दिख गया हो। वो लिटरली रोल और क्रॉल करता हुआ विंडो तक गया, डार्क एटिक में नील करके डेस्परेटली ग्लास पे नॉक करने लगा और वो विंडो पे फिस्ट मारने लगा, क्राइंग, बेगिंग, सेव मी। आउटसाइड सनशाइन के नीचे हेजाओ खड़ा था और उस सेकेंड जी टिंग्यू ने जेन्युइनली सोचा कि आई एम सेव्ड। हेजाओ ने हेड रेज किया, उसकी गेज डायरेक्टली जी टिंग्यू पर रुकी। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बस उतना। फिर वो मुड़ गया और बिना कुछ बोले वॉक अवे कर गया। उस मोमेंट जी टिंग्यू को लगा कि वो डायरेक्टली आइस केव में गिर गया, कम्प्लीटली नम, कम्प्लीटली फ्रोजन।
वो बस स्टेयर करता रह गया हे जाओ की डिपार्टिंग बैग को, जैसे उसका लास्ट होप उसके सामने चल के दूर चला गया हो और उसकी आईज से ब्लड और टीयर्स एक साथ फ्लड की तरह निकलने लगे। पीछे से श्रिल लाफ्टर गूंजने लगी, हेल जैसी लाफ्टर। उस दिन जी टिंग्यू को पकड़ लिया गया और फिर उसके माउथ में मड फोर्सफुली भर दी गई। उसके बाद जी टिंग्यू ने कभी मेडिसिन स्किप करने की हिम्मत नहीं की, कभी भी नहीं। पर जितनी ज़्यादा मेडिसिन वो लेता गया उतना ही ज़्यादा उसका माइंड डिटोरिएट होता गया, उसका स्पिरिट वर्स होता गया, ऑर्गन्स स्लोली फेल होने लगे और उसके बॉडी से स्ट्रेंज फाउल स्मेल आने लगी, जैसे अंदर से कोई इंसान धीरे धीरे गल रहा हो। और फाइनली विंटर की फर्स्ट स्नो आई और उसी दिन उसको हे जाओ की ग्रेस मिली, बाहर जाने की परमिशन, सन देखने की परमिशन। जी टिंग्यू क्वाइटली बाहर बैठा रहा लंबे टाइम तक, अपना ब्रोकन बॉडी सनलाइट के नीचे स्प्रेड करके, पर उसको वार्मथ का एक प्रॉपर रे भी फील नहीं हुआ। शायद उस दिन की हैवी स्नोफॉल ही गॉड का लास्ट काइंडनेस था, जैसे इवन गॉड उसको इतनी मिजरेबल एंडिंग देते हुए देख नहीं पा रहा था। और फिर क्वेश्चन, हे जाओ को ये सब कैसे पता चला? जी टिंग्यू की डेथ इन्वेस्टिगेट करते वक्त हे जाओ को पता चला कि वो लॉयल लुकिंग बटलर ऑलरेडी ब्राइब था, वो भी इन्वॉल्व था। अंडर टॉर्चर बटलर फाइनली ब्रेक हुआ और उसने रिवील किया उस बेबी फेस गार्डनर का लोकेशन। उस गार्डनर के पास एक नोटबुक थी और उस नोटबुक में डिटेल बाय डिटेल लिखा था कि कैसे उन्होंने एक डिप्रेस्ड पेशेंट को 3 साल में स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रॉय किया, लाइक एन एक्सपेरिमेंट, लाइक एंटरटेनमेंट। और सिर्फ नोटबुक नहीं, उसने वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी, इंक्लूडिंग वो मड फीडिंग वाली वीडियो। वो कभी कभी उस वीडियो को देखकर एंजॉय करता था जैसे कोई फनी मेमोरी हो। हे जाओ ने वो वीडियो 3 बार देखी और हर बार उसको लगा उसकी बोन्स ट्विस्ट हो रही हैं, मसल्स टीयर हो रहे हैं, हार्ट डायरेक्टली क्रश हो रहा है। फर्स्ट टाइम उसने बटलर को दिखाई, वो ओल्ड मैन इंस्टेंटली ग्राउंड पे गिर गया, काउटाओ, बेगिंग, क्राइंग, आई एम बीस्ट, आई वॉज रॉन्ग। पर हे जाओ ने उसे माफ़ नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उसने बटलर का फेस डायरेक्टली मड फिल्ड पॉट में प्रेस कर दिया और होल्ड करता रहा जब तक ब्रीदिंग स्टॉप नहीं हुई। फिर कोल्ड वॉइस में बोला, जा किंग यामा के सामने अपोलोजाइज कर। सेकेंड टाइम गार्डनर को दिखाई और फर्स्ट टाइम उस कैरी बेबी फेस पे फियर आया। वो हाउल करने लगा, प्लीज़ आई वॉज रॉन्ग, स्पेयर मी। पर सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही नाइफ फ्लैश के अंदर घुस गई, ब्लड डायरेक्टली एयर में स्प्लैश हुआ और फिर हे जाओ ने उसका फेस कट ऑफ कर दिया कंप्लीटली। कोल्ड वॉइस में बोला, जायू तुम्हारे फेस से सबसे ज़्यादा डरता था ना, जब नीचे जाओ ना तो उसके पास मत जाना। थर्ड टाइम हे जाओ ने वो वीडियो खुद देखी, अलोन, उस एटिक में, उस टाइनी बेड पे जहाँ जी टिंग्यू 3 साल टॉर्चर हुआ था। वीडियो 14 मिनट्स लॉन्ग था और सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, ऑलमोस्ट नो साउंड, क्योंकि ट्रूली डेड हार्ट स्क्रीम नहीं करता, वो बस क्वाइटली मर जाता है। जी टिंग्यू बस सफ़र कर रहा था साइलेंटली, नो स्क्रीमिंग फॉर हेल्प एनीमोर, नो रेजिस्टेंस, नो फाइट, सिर्फ ब्रोकन एग्जिस्टेंस। हे जाओ वीडियो देखते हुए लिटरली ब्रेक डाउन कर रहा था। उसको लग रहा था काश वो वीडियो के अंदर घुस सके, काश वो पास्ट में जंप कर सके, काश वो एटिक का डोर तोड़ सके, काश वो जी टिंग्यू को अपनी आर्म्स में हाइड कर सके। प्लीज़ उसको और मत हर्ट करो, उसको और मत टॉर्चर करो। ही इज़ ऑलरेडी इन पेन, ही इज़ क्राइंग, ही कांट इवन स्ट्रगल एनी मोर। लेकिन वीडियो कंटिन्यू होती रही क्योंकि ये इमेजिनेशन नहीं थी, ये रियलिटी थी। ये वो सब था जो जी टिंग्यू ने एक्चुअली सरवाइव किया। और फाइनली हे जाओ समझ गया, उसने जी टिंग्यू को लव नहीं दिया था, उसने अननोइंगली उसको डेथ की तरफ पुश किया था। व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड अपने लवर को 3 साल अब्यूज़ होते नहीं नोटिस करता? व्हाट काइंड ऑफ लव प्रोटेक्शन देने की बजाय किसी को स्लोली डिस्ट्रॉय कर दे? हे जाओ और नहीं देख सका, पेन इतना अनबियरेबल था
कि उसने जेन्युइनली सोचा, आई शुड जस्ट किल माई सेल्फ। हेजाओ कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका था। उसने ग्लास बॉटल से एक हैंडफुल मेडिसिन निकाली और डायरेक्टली माउथ में स्टफ कर ली, जैसे पनिशमेंट दे रहा हो खुद को। फिर उसने सॉइल फिल्ड फ्लावर पॉट उठाया और स्मैश कर दिया। शार्प पोर्सिलिन शार्ड्स फ्लोर पे बिखर गए और बिना हेसिटेट किए उसने उन शार्ड्स को अपने आर्म पे चला दिया। स्लैश! एक बार, फिर दोबारा, फिर और एग्रेसिवली। थिन स्किन इंस्टेंटली फट गई। वार्म ब्लड स्टीम की तरह गश आउट करने लगा। पर हेजाओ रुका नहीं, वो और एग्रेसिवली कट करता गया, जैसे पेन फील करना वो डिजर्व करता हो, जैसे उसको खुद को डिस्ट्रॉय करना हो। पूरा आर्म लिटरली फ्लैश और ब्लड में टर्न हो गया। डार्क रेड ब्लड उसके नीचे पूल बनने लगा और फिर सडनली हेजाओ फ्रीज हो गया, क्योंकि ब्लड उस कैट फर पर गिर चुका था, उस सेम कैट फर पे जो जी टिंगयू की याद जैसा था। हेजाओ डे स्टेट में खड़ा हुआ, पेपर ढूंढने जाने वाला था, पर एक स्टेप लेने से पहले ही वो सडनली फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन हिट हुई। बेड से दूर तक का डिस्टेंस विंडो से शॉर्टर था, बिकॉज लॉजिकली अगर जी टिंगयू को एस्केप करना होता तो वो डोर की तरफ भागता, विंडो की तरफ क्यों गया? स्पेशली उन 3-4 सेकेंड्स में जब जी टिंगयू ने फेरामोन से उन चारों को वीक किया था। फिर वो डोर की जगह विंडो की तरफ क्यों भागा? हेजाओ का हेड बस करने लगा। वो लिटरली बेड पे गिरा और वीडियो दोबारा ओपन कर दी। उसने फ्रेम बाय फ्रेम देखना स्टार्ट किया। वीडियो एंगल थोड़ा ट्रिकी था, सिर्फ बेड, फ्लोर और लिटिल स्पेस अराउंड ही विजिबल था। डोर और विंडो विजिबल नहीं थे। पर 7 मिनट्स 35 सेकेंड्स पे हेजाओ ने कुछ नोटिस किया। जी टिंगयू ने फाइनली उन लोगों को ब्रेक फ्री किया था और उसके ईयर्स उस मोमेंट पर सडनली पर्क अप हो गए थे और वो इंस्टेंटली विंडो की तरफ टर्न हुआ था। ही हर्ड समथिंग, कोई साउंड, और उसने इंस्टेंटली बिलीव कर दिया था कि वो मुझे बचाएगा। हेजाओ का ब्रीदिंग स्टॉप हो गया। लाइक क्या सुना था उसने एग्जैक्टली? उसने ट्रेमलिंग हैंड से वीडियो की शूटिंग डेट चेक की, फिर एटिक के बाहर का सर्विलेंस फुटेज निकाला। कैमरा फ्लावर बेड के साइड फेस कर रहा था। फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, और फिर एग्जैक्टली उसी ट्रैजिक मोमेंट पे वो स्टॉप हुआ। वाइट ग्रे फुटेज के अंदर एक ब्लरी फिगर फ्लावर बेड के पास आकर रुका, वहीं खड़ा रहा। फिर उसने हेड रेज किया और उस नेक्स्ट सेकेंड हेजाओ ने अपना खुद का फेस देखा। जी टिंगयू ने हेजाओ की कार की इंजन की आवाज़ सुनी थी, इसीलिए बिना हेसिटेट किए वो विंडो तक भागा। उसको जेन्युइनली लगा कि हेजाओ आ गया, मैं बच गया। पर हेजाओ ने उसको सेव नहीं किया, क्योंकि गार्डनर ने विंडो ग्लास रिप्लेस कर दिया था, 1 वे ग्लास। जी टिंगयू बाहर हेजाओ को क्लियरली देख सकता था, उसको टर्न करके वॉक अवे करते हुए, पर हेजाओ अंदर कुछ नहीं देख सकता था। ना स्क्रीमिंग, ना स्ट्रगलिंग, ना ब्लड, ना टेरर। और उस रियलाइजेशन ने हेजाओ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। जी टिंगयू ने लास्ट होप से हेल्प मांगी थी और उसे लगा कि हेजाओ ने उसे इंटेंशनली अबैंडन कर दिया। नेविले की स्नोई नाइट फाइनली ख़त्म हो गई। लॉन्ग नाइटमेयर के बाद मॉर्निंग आ गई और जी टिंगयू हेजाओ की आर्म्स में पीसफुली सो रहा था, बिल्कुल टाइनी किटन की तरह, सॉफ्ट बेली एक्सपोज करके, रिलैक्स्ड, सेफ, वार्म, इतना डीपली अस्लीप कि हेजाओ उसको लाइटली रब भी करता तब भी वो नहीं उठता। पर हेजाओ वो पूरी रात अपनी प्रीवियस लाइफ को बार बार मेंटली रिवाइव करता रहा। सेल्फ टॉर्चर, अगेन अगेन एंड अगेन। हर डिटेल फोर्सफुली याद करता रहा, क्योंकि उसको क्लूज चाहिए थे, कोई भी क्लू, एनीथिंग जो इस लाइफ में जी टिंगयू को सेव कर सके, नो मैटर व्हाट कॉस्ट। दिस टाइम वो जी टिंगयू को सेफ रखेगा, हैप्पी रखेगा, स्पॉइल्ड रखेगा और दुनिया का सबसे लव्ड किटन बनाएगा।